हेलो फ्रेंड्स, ये एग्जाम मीडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वन दरोगा की स्पेशल क्लास आज से स्टार्ट हो रही है। आज हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे जो कि राष्ट्रीय वन नीति है। टोटल 26 चैप्टर या टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं। इनको हम 26 वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। इसके साथ ही कुछ वीडियो एक्स्ट्रा बनाएंगे जिससे आप एग्जाम में आने वाले हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लें। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इसका पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे जिससे आप इसको रिविजन कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रत्येक चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाएंगे जिसका वीडियो भी लाएंगे और साथ ही पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो सके। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आते हैं उन सभी को यहां पर हमने लिया हुआ है और यहां पर देख सकते हैं। इसके साथ ही यहां पर देखिए, सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी और शहरी वानिकी के बारे में भी पढ़ेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सभी टॉपिक काफ़ी छोटे हैं, एक दो टॉपिक ही यहाँ पर बड़े हैं। काफ़ी आसानी से इसको और सिंपल भाषा में हम यहाँ पर कवर करेंगे जिससे आपकी यहाँ पर एक संपूर्ण तैयारी हो सके और दोस्तों यहाँ पर आप अधिक से अधिक स्कोर कर सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय वन नीति को जानते हैं। यहाँ पर देखिए, जो वनों का संरक्षण है उन्हीं के लिए राष्ट्रीय वन नीति को लाई गई थी और पहली वन नीति आपकी 1894 ईस्वी में आई थी। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 31 मई 1952 को नई वन नीति की घोषणा की गई। तो ध्यान रखिएगा, नई वन नीति आपकी कब आई थी? स्वतंत्रता के बाद 1952 में, और पहली आई थी आपकी 1894 में। दोस्तों, 1952 की जो नई नीति आपकी आई थी उसके अनुसार 33% भाग पर आपके वन होने चाहिए। यानी कि जो भारत का भूभाग है उसके 33% भाग पर आपका क्या वन होने चाहिए, जिसमें से क्योंकि भारत मैदानी भाग में भी बटा है और पर्वतीय भाग में भी बटा है, तो यहाँ पर देखिए 20% मैदानी भाग में वन होने चाहिए और 60% पर्वतीय क्षेत्र पे वन होने चाहिए। यानी 60% कवर करता हो टोटल जो आपका पर्वतीय क्षेत्र है उसमें 60% में से आपके वन उस पर होने चाहिए। ये आपकी 1952 की जो नीति थी उसके अंतर्गत लाया गया था। इसके अलावा 1952 की नीति को यहाँ पर देखिए 7 दिसंबर 1988 को फिर संशोधित किया गया और आपकी एक नई नीति घोषणा की गई जो कि 1988 की राष्ट्रीय वन नीति कहलाती है। 1988 की राष्ट्रीय वन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण और पारिस्थितिकी का संतुलन बनाए रखना, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। इसके साथ ही यह नीति बड़े पैमाने पर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए महिलाओं और लोगों की भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों तो देखिए, 1988 की जो नीति आई थी उसको क्रियाशील यानी अधिक से अधिक कार्य कर सके उसके क्रियाशील बनाने के लिए 1999 में एक 20 वर्षीय दीर्घकालीन राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना लागू की गई थी। यानी कि पूछा जाए कि दीर्घकालीन राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना कब लागू की गई थी, तो 1999 में। कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपकी राष्ट्रीय वन नीति 1988 है उसको अधिक से अधिक यहाँ पर क्रियाशील बनाया जा सके, यानी उसकी अधिक से अधिक पहुंच लोगों तक हो सके। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय वन नीति 1988, क्योंकि मेन यही है आपका, बिल्कुल लेटेस्ट यही नीति है और इसी के लक्ष्य यहाँ पर जो है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप एक एक पॉइंट आप जरूर पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, क्योंकि पूरा पॉइंट हम यहाँ पर बताएंगे तो वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा। एक एक पॉइंट पढ़िए यहाँ पर वीडियो पॉज करके और यहाँ पर इसका पीडीएफ दे देंगे जिससे आप दोबारा इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, वन नीति के अनुसार वनों का वर्गीकरण, यानी कि जो आपकी 1988 की नई राष्ट्रीय वन नीति आई है उसी के आधार पर वनों का वर्गीकरण किया गया है। इसमें से जो आपके 3 वन है, यानी कि सुरक्षित वन, राष्ट्रीय वन और साथ ही आपके ग्राम वन, ये पहले ही आपकी 1952 में जो नीति आई थी उसमें थे। एक यहाँ पर जो वन है प्रकार आपका वृक्ष वन, उसको 1988 में जोड़ दिया गया। तो टोटल 4 प्रकार के आपके वनों का प्रकार है जो कि 1988 की नीति के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक एक को देख लेते हैं। देखिए, पहला है आपका सुरक्षित वन, जिसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी कहते हैं। इसका एक लाइन में परिभाषा है, पारिस्थितिकी तंत्र के आवश्यक वन ये होते हैं। ये वो वन है जो कि राष्ट्र की भौतिक पर्यावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इन्हें संरक्षित वन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इनकी मौजूदगी अधिकांशतः पहाड़ी क्षेत्रों, नदी घाटियों और तटीय भागों में मिलती है। और यहाँ पर क्या किया गया है, इसको सुरक्षा प्रदान की गई है। दोस्तों, जहां पर इन वनों की कमी है वहां पर वृक्षारोपण भी किया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय वन यानी कि नेशनल फॉरेस्ट, ऐसे वन जिसका उपयोग आर्थिक गतिविधियों में किया जा सके। तो यहाँ पर देखिए, ये आपके राष्ट्रीय वन है। ऊपर वाले आपके क्या थे? संरक्षित वन थे। इनको काटना यहाँ पर जो है पूरी तरह बैन किया गया है संरक्षित वन को, तो इनको आप नहीं काट सकते हैं। और इसके साथ ही राष्ट्रीय वन जो होते हैं देश की सुरक्षा, यातायात, उद्योग तथा सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन वनों की आवश्यकता होती है। ऐसे वनों से इमारती काष्ठ की खेती एवं अविचारपूर्ण विदोहन पर रोक लगाई गई है। यानी कि इसमें जो विदोहन इसका है, बिना कार्य के आप इसको नहीं काट सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कटाई पर रोक लगाई गई है, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट आपका है ग्राम्य वन, विलेज फॉरेस्ट। ये ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करता है। इसका मुख्य कार्य क्या है कि जो गाँव में लोग होते हैं उनको ईंधन यहाँ पर उपलब्ध कराना है, जिससे क्या हो, गोबर के जो आपके कंडे हैं उनका उपयोग ना हो सके
और साथ ही गोबर का जो यूज हो वो खाद के रूप में यहाँ पर यूज हो सके, तो ये ग्राम्य वन होते हैं। इसका उपयोग क्या किस में होता है? कृषि यंत्रों और ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपके हैं वृक्ष वन, इनको बोया जाता है देखिए, और इनको काटा भी जाता है। वृक्ष वन जितने भी आपके होते हैं इन्हें रोपित वन भी कहा जाता है। इनको क्या कहाँ पर देखिए, जो आपके पूर्व वन क्षेत्रों यानी पहले ही जहाँ पर वन है वहाँ पर भी बोया जाता है, पड़ती और बंजर भूमि जहाँ पर है वहाँ पर बो दिया जाता है, खाली पड़ी भूमि में भी इनको वनों को जो है बो दिया जाता है, और फिर जरूरत पड़ने पर इनको काट भी लिया जाता है। तो ये आपके वृक्ष वन होते हैं। इसके अलावा 1988 की जो आपकी नीति थी, राष्ट्रीय वन नीति, उसमें देखिए आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जो नष्ट हो चुके वन है उनको फिर से हरा भरा कार्य करने के लिए स्थानीय लोगों को इसमें क्या है 100% केंद्र सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई है। यानी कि इसमें सहयोग जो लिया गया है वो स्थानीय लोगों को लिया गया है। जो आपके आदिवासी क्षेत्रों में जो वन नष्ट हो चुके हैं उन्हीं के माध्यम से, वहाँ पे जो रहने वाले आदिवासी हैं उन्हीं के माध्यम से ये वनों को पुनः यहाँ पर आपको रोपित किया जाएगा। तो ये आपका एक उद्देश्य ये भी आपका है, राष्ट्रीय वन नीति का एक लक्ष्य ये भी आपका यहाँ पर है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर वन महोत्सव को देखते हैं। यहाँ पर देखिए 1952 की वन नीति के अनुसार 1952 में भारत सरकार ने वन महोत्सव मनाना स्टार्ट किया। यानी कि वन महोत्सव कब से मनाया जा रहा है? 1952 से। जो 1952 की नीति आई थी उसी के अनुसार। ध्यान रखिएगा, वन महोत्सव पूछ देगा किस नीति के अनुसार मनाया जा रहा है, तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार। यहाँ पर देखिए प्रतिवर्ष जुलाई अगस्त में वृक्षारोपण सप्ताह मनाया जाता है, यानी इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? वृक्ष लगाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए वन महोत्सव का मूल आधार क्या है? वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है। यानी ये लाइन जो लिखी हुई है ये आपके वन महोत्सव से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों राष्ट्रीय वन आयोग, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय वन आयोग का गठन कब किया गया? पूर्व मुख्य न्यायाधीश आपके न्यायमूर्ति बीएन कृपाल थे, इनकी अध्यक्षता में 7 फरवरी 2003 को राष्ट्रीय वन आयोग का गठन किया गया। ध्यान रखिएगा, एक आपके नाम है बीएन कृपाल और डेट आपकी 2003, इन दो चीजों को ध्यान रखिएगा जब वन आयोग का गठन किया गया। देखिए दोस्तों यहाँ पर अध्यक्ष न्यायमूर्ति जो बीएन कृपाल थे उन्होंने 26 मार्च 2006 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी। रिपोर्ट क्या होता है? उसमें चीजें लिखी रहती हैं, क्या आपके जो है वन आयोग का गठन जो किया गया है उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो ये आपका कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, इनको भी वीडियो पॉज करके आप पढ़ लें एक बार, क्योंकि यहाँ पर सभी पॉइंट हम बताएंगे तो यहाँ पर वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा, तो इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए वनों से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं। पहला आपका अनुच्छेद 48 ए है, राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार और देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। यानी कि राज्य का कर्तव्य यहाँ पर क्या बताया गया है? वन की सुरक्षा, ये आपका राज्य का यहाँ पर एक कर्तव्य बताया गया है। साथ ही वन्य जीवों की सुरक्षा भी ये करेगा। आपका अनुच्छेद है 48 से। अनुच्छेद 51A(G) के अंतर्गत वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देना, उसकी रक्षा करना, उसमें संवर्धन करना, प्राणी मात्र यानी जीवित प्राणियों की प्रति दया भाव रखना, ये आपका क्या है? अनुच्छेद 51A में कहा गया है। अनुच्छेद 51A(G) में कहा गया है वनों, झीलों, नदियों एवं वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देना, उनकी रक्षा करना, उसमें संवर्धन करना तथा जीवित प्राणियों की प्रति दया भाव रखना। इसके साथ ही एक अनुसूची आपकी है, 7th अनुसूची है ये। इसके तहत वन जंगल जो आपका वन जंगली जानवर तथा पक्षियों, यानी कि वन हो गया, जंगली जानवर हो गए और पक्षियों का संरक्षण को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। यानी इनका संरक्षण जो है वन का, जंगली जानवर का और पक्षियों का, इनका संरक्षण समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। समवर्ती सूची कैसी सूची है? जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों नियम बना सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर देखिए समन्वित सुरक्षा योजना क्या है? वनों की आग की रोकथाम और प्रबंधन तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में वन क्षेत्र का विकास संबंधी योजनाओं को मिलाकर समन्वित सुरक्षा योजना तैयार की गई है। इसमें क्या है? यह योजना 100% क्या है? केंद्र सरकार के अंतर्गत है। क्वेश्चन आपका पूछ सकता है समन्वित वन सुरक्षा योजना के अंतर्गत किसकी भागीदारी है? इस प्रकार आपका दे सकता है 10% राज्य, 90% केंद्र, 100% केंद्र या 100% राज्य। तो 100% केंद्र सरकार की इसमें क्या है? भागीदारी है। यह योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत 2 योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों हरियाली योजना को देखते हैं। ये देखिए 27 जनवरी 2003 से प्रारंभ ये की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण जो थे, ग्रामीणों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
जो आपकी हरियाली योजना है। वृक्ष लगाने वाले व्यक्ति को वन रक्षक के रूप में नियुक्त कर पंचायत के माध्यम से 100 रुपये प्रति माह का पारितोषिक प्रदान किया जाता है। यानी कि जो भी गांव के लोग हैं उनमें से एक को वन रक्षक नियुक्त कर दिया जाता है और 100 रुपये प्रति माह उसको दिया जाता है यदि वो वृक्षारोपण करता है। एक माह के पश्चात 75 या अधिक वृक्ष जीवित रहने पर उस वनकर्मी को पारितोषिक 3 गुना कर दिया जाता है। यानी कि उसका जो आपने वन लगाया है, यानी कि जिसको नियुक्त किया गया, उसका वो संरक्षण भी करेगा और 75 से अधिक यानी 100 में से 75 वृक्ष यदि जीवित रह गए तो उसका पारितोषिक जो है 100 से 300 कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 50 से 75 वर्ष तक जीवित रहने पर इसको दोगुना किया जाता है। यानी कि 50 से 75 के बीच है तो आपका दोगुना यानी 200 रुपये कर दिया जाएगा। और यही आपका यदि 50 से इससे कम पौधे जीवित नहीं रख पाते हैं तो आपको पद से हटा दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा। ये आपके हरियाली जो परियोजना है वो गाँव से रिलेटेड है। गाँव के एक आदमी को यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, वन रक्षक बना दिया जाता है जो कि वन जो है उसको लगाता है यहाँ पर। तो मेन यही है आपका। इसका उद्देश्य यहाँ पर है 4-5 पॉइंट है, आप देख सकते हैं। क्या है? वर्षा जल का संचयन, ये मेन इसका उद्देश्य है। देख लीजिएगा। सिंचाई हेतु जल की व्यवस्था, ये सब इसी के अंतर्गत आपका आता है। तो ये हरियाली योजना का एक उद्देश्य दिया गया है। इसको वीडियो पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों देखते हैं राष्ट्रीय वनारोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड। यहाँ पर दोस्तों केवल एक लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय वनारोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। यही लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा बाकी यहाँ पर जो पॉइंट लिखे गए हैं इसको आप पढ़ सकते हैं, बाकी इससे क्वेश्चन कम बनेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट और देख लीजिएगा, सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए थे और इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था 25% वनारोपण और वृक्षारोपण का लक्ष्य इसमें शामिल किया गया था। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में यहाँ पर देखिए झूम की खेती यानी कि स्थानांतरित कृषि अमल में लाई जा रही है। यहाँ पर देखिए झूम की खेती क्या होती है? झूम की खेती या स्थानांतरण कृषि जो होती है वो आपकी क्या होती है? देखिए यहाँ पर जो आपके जंगल है, जंगल को काटा जाता है, उसमें यहाँ पर जो है कृषि की जाती है। उसके बाद 1 या 2 साल कृषि करने के बाद वो भूमि फिर से बंजर हो जाती है तो लोग उस भूमि को छोड़ देते हैं। यानी जो भी किसान यहाँ पर कृषि कर रहा है उसको छोड़कर अगला जो भी आपका जहाँ पर जंगल है उसको काटता है और फिर से नई भूमि तैयार करता है और उस पर क्या करता है? कृषि करता है। तो इस तरह आपका ये स्थानांतरण होती रहती है। यानी पहले ये बंजर हो गई, अब पहला जहाँ पर कृषि हुई थी दूसरे पे चला गया, उसको फिर छोड़ देगा, तीसरे पे चला जाएगा। इस तरह आपकी स्थानांतरण कृषि है। तो ये पूरा यहाँ पर हमने परिभाषा दे रखी है, इसको आप पढ़ सकते हैं। PDF आपको मिल जाएगा, उसमें आप आसानी से इसको देख सकते हैं। इसके अलावा संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम देखिए, इसकी जो है राष्ट्रीय वन नीति 1988 के माध्यम से 1990 में शुरू किया गया। क्या? संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम। ये अभी तक 28 राज्यों में वन प्रबंधन कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं। उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया था। तो ध्यान रखिएगा, पहला प्रस्ताव किसने पास किया था? उड़ीसा राज्य ने। काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा यहाँ पर देखिए संयुक्त वन प्रबंधन सारी वनों को बचाव के लिए कार्य करता है। यानी कि इसका मेन उद्देश्य क्या है? वनों का जो है बचाव, इसके यानी क्षारित वनों का बचाव। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो वन जो है विलुप्त होते जा रहे हैं, यानी कि पहले उसमें ज़्यादा पेड़ लगे हुए थे, अब कम हो जा रहे हैं। पहले मान लीजिए 100% पेड़ थे, अब उसके बाद 80% हुआ, फिर 50% हुआ, फिर 40%, इस तरह हो गया। तो उस वनों को क्या करना है? इसको बचाव करना है। ये आपका जो है प्रबंधन कार्यक्रम जो है संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम। नेक्स्ट यहाँ पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है उनको जान लीजिए, बाकी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपकी होने वाली है, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। तो यहाँ पर देखिए 23 जनवरी 2022 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की। इसके कुछ पॉइंट है, देख लेते हैं। देखिए देश में कुल वन और वृक्षावरण यहाँ पर देखिए 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। देश के कुल वनावरण क्या है? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 21.71% है। देश में वन और वृक्षारोपण की स्थिति 2019 की तुलना में 2,261 किलोमीटर की वृद्धि हुई है, यानी कि पहले की अपेक्षा बढ़ी है। 2019 क्योंकि 2 साल में आता है, तो यहाँ पर देखिए 2021 जो आपकी आई है इसमें कितना बढ़ा है? 2,261, और प्रतिशत में देखें तो 28.28% यहाँ पर बढ़ा हुआ है। इसमें देखिए वनावरण की बात करें तो यहाँ पर 1540 यानी कि 0.22% वर्ग किलोमीटर ये आपका है, और वृक्षारोपण 721 वर्ग किलोमीटर यानी कि 0.76% वृद्धि हुई है। दोनों यहाँ पर अलग अलग कर दिया है, और एक साथ यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर कितना है? 2,261। इसको जोड़ सकते हैं 1540 और 721, इसको जोड़ेंगे तो आपका इतना ही आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों देखते हैं
वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दिखाने वाले राज्य, यानी कि जिनके वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड। फर्स्ट पे तेलंगाना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए वनावरण में सर्वाधिक कमी किसमें हुई है, अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद है मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य कौन है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। यानी सबसे ज़्यादा जो वन आपका है मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट यहाँ पर सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत, यहाँ पर दोस्तों देखिए जो 1% होता है वो आपका देखिए जो स्टेट का जो राज्य है उसकी भूमि जितने में फैली हुई है उसके कितने परसेंट यानी कि कितने भाग पर वो है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा भाग पर यदि है, भले ही वो अन्य राज्यों से कम हो लेकिन उसके अंदर ज़्यादा होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, वो आपका प्रतिशत होता है। तो सबसे ज़्यादा मिजोरम में है। मिजोरम छोटा राज्य है लेकिन जो उसका जो राज्य का एरिया उसके सबसे ज़्यादा यहाँ पर भाग में क्या है, वन लगे हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मणिपुर है, नागालैंड है। तो ये वनावरण का प्रतिशत आपका हो गया। इसके अलावा मैंग्रोव वन की स्थिति देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुल मैंग्रोव आच्छादन कितना है, 4,992 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, इसको पॉइंट अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट आ सकता है। और जो वृद्धि दर्ज की गई है 17 वर्ग किलोमीटर की, यानी 2019 में जो थी उससे 17 वर्ग किलोमीटर क्या बढ़ गया है 2021 में। ये 2021 की आपकी रिपोर्ट है। और यहाँ पर सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है, पश्चिम बंगाल है, और इसके बाद गुजरात है, और फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, और फिर है आंध्र प्रदेश। इनका परसेंटेज भी देख लीजिए, 42.33% आपका पश्चिम बंगाल में है, काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद गुजरात में आपका 23.54% है। तो ये आपके मैंग्रोव वन है। इसके अलावा मैंग्रोव आच्छादन में वृद्धि दर्शाने वाले 3 राज्य कौन है, यानी जिनमें वृद्धि हुई, जिन राज्यों में वृद्धि हुई है, ये आपका टोटल वृद्धि है। और जिन राज्यों में वृद्धि हुई है उसको देख लेते हैं शीर्ष, यानी सबसे ज़्यादा वृद्धि जिनमें हुई है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। यानी बात करें तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में वृद्धि हुई है मैंग्रोव वन में। यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल तो सबसे ज़्यादा रखता है मैंग्रोव वन, लेकिन इसमें वृद्धि कम हुई होगी, जबकि वृद्धि ज़्यादा किसमें, उड़ीसा में हुई होगी, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं हुई होगी कि ये पश्चिम बंगाल से ऊपर निकल जाए, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यदि बात करें कि सबसे ज़्यादा वृद्धि किस राज्य में हुई थी, उड़ीसा में, और बात करें कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन किस में है, तो वो पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर देखिए कार्बन स्टॉक की यहाँ पर देखिए अभी कितना है, आपकी कितनी वृद्धि हुई है, 79.4 यानी 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। और कितना हो गया है, 7,204 मिलियन टन ये कार्बन जो है स्टॉक आपका अनुमानित है भारत के अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा। एक ही लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो 7,204 मिलियन टन है, ये कितना कार्बन स्टॉक है, इतना है। बांस वन क्षेत्र क्या होते हैं, देखिए जो बांस होते हैं उनकी संख्या यहाँ पर दी गई है, 13,882 से बढ़कर 2021 में कितना हो गया, 53,336। ये आपके बांस वन आप जानते हैं, बांस एक प्रकार की आपकी घास होती है, तो इसको अभी आप जानते होंगे। तो अब 53,336 टोटल हो गई है, जो कि पहले आपकी इतनी थी। तो अभी का याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है 2021 का। इसके अलावा यहाँ पर टाइगर रिजर्व क्षेत्र में जो वन आवरण है, यानी जहाँ जहाँ टाइगर रिजर्व क्षेत्र है पूरे भारत में, वहाँ वन कितना है, ये का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पीडीएफ दे देंगे उसमें आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा कुछ वन अनुसंधान केंद्र यहाँ पर देख लेते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में है, यहाँ पर भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान परीक्षण संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश में है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून उत्तराखंड में है, जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड में है, उष्णकटिबंधीय वनस्पति विज्ञान और अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम केरल में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय नई दिल्ली में है। इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन जरूर आपका आएगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं सामाजिक वानिकी, काफी इंपॉर्टेंट ये भी है। सामाजिक वानिकी के अंतर्गत सार्वजनिक व निजी भूमि, ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक यानी सरकारी भूमि और निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाता है। इस हेतु प्रथम सुझाव 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा दिया गया था। तो सामाजिक वानिकी का प्रस्ताव किसने दिया था, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में हुई और 1980 में छठी पंचवर्षीय योजना का ये अंग बन गया सामाजिक वानिकी। इसके अंतर्गत क्या होता है कि निजी भूमि या सार्वजनिक भूमि जो भी है उस पर वृक्षारोपण किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर कृषि वानिकी क्या है उसको देख लेते हैं। एक ही भूमि पर कृषि फसल वृक्ष प्रजाति को विविध पूर्वक रोपित कर दोनों प्रकार की उपज को लेकर आय बढ़ाना, यही आपकी कृषि वानिकी है। यानी कोई यहाँ पर किसान है, वो वहाँ पर पेड़ यानी भी लगा रहा है और अपनी कृषि भी कर रहा है, तो यही आपकी कृषि वानिकी के अंतर्गत आता है। शहरी वानिकी के अंतर्गत क्या है, यहाँ पर देखिए शहरों और उनके इर्द गिर्द निजी व सार्वजनिक भूमि पर हरित पट्टी, जैसे हरित पट्टी, पार्क, सड़कों
के साथ औद्योगिक व व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना और उनका प्रबंधन शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है। यानी शहरों में जो भी आप वन देखते हैं, वन नहीं वृक्ष आप जो देखते हैं वो सभी शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है। देखे होंगे आप रोड के किनारे पेड़ लगा हुआ या पार्कों में पेड़ लगा हुआ, ये सभी या कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया उसके अंतर्गत जो भी पेड़ आते हैं वो शहर वानिकी के अंतर्गत आते हैं। फार्म वानिकी क्या है? इसके अंतर्गत किसान को खेती में व्यापक महत्व वाले पेड़ लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। यानी कि जो इम्पोर्टेंट पेड़ है वो यहाँ पर क्या किसान लगाता है, वही आपकी फार्म वानिकी है। यानी कि वहाँ पर अपने हिसाब से पेड़ लगाते हैं ये लोग। वन विभाग इसके लिए किसान को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन कवर क्या है? तो सभी लोग पढ़े होंगे राष्ट्रीय वन नीति 1988 क्या है। इसके अंतर्गत जो न्यूनतम वन कवर क्या है, 33% भाग पर आपका क्या वन होना चाहिए। भारत के टोटल आपका जितना भी स्थल है वहाँ पर 33% उसका वन होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर दिसंबर 1988 में पारित वन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, पर्यावरण स्थिरता को बनाए रखना और साथ ही पारिस्थितिकी संतुलन, यह इसका मुख्य यहाँ पर जो है उद्देश्य था। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों न्यूनतम राष्ट्रीय वन नीति कब शुरू की गई थी? सभी को पता है 1988 में न्यूनतम राष्ट्रीय वन नीति शुरू की गई थी। पहली राष्ट्रीय वन नीति किस पर शुरू की गई थी? तो 1918 यहाँ पर देखिए, पहली राष्ट्रीय वन नीति 1894 में शुरू हुई थी, जो कि 1952 में क्या हो गई थी? बदल दी गई थी। स्वतंत्रता के बाद बदल दी गई थी। इसके बाद भारत में वर्तमान वन आवरण क्या है? तो वर्तमान में जो आपकी रिपोर्ट है 2021 की भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, उसमें टोटल वन आवरण आपका 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। ये आपका टोटल वन आवरण है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 21.71% है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रकृति के महत्वपूर्ण दिवस है, इनको आप एक बार जरूर देख लीजिए। यहाँ पर हम कुछ बता देते हैं आपको इंपॉर्टेंट, जैसे कि यूएनए ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा वर्ष के रूप में घोषित किया है किसको? 2015 वर्ष जो आपका रहा था। इसके अलावा 22 मई को राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में, 14 फरवरी को राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय है और ये राष्ट्रीय है, दोनों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से संबंधित कराने वाले हैं, ये हमारा चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। CSE एग्जाम, यहाँ पे देखिए CS एग्जाम इंडिया, CS एग्जाम इंडिया आप लिखेंगे टेलीग्राम चैनल पे आपको तो मिल जाएगा चैनल। और इसके साथ ही कुछ प्रमुख तथ्य भी इसमें हमने जोड़ रखे हैं, जो कि आप PDF जब मिलेगा उसको आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।